नमस्कार, देशहित में आपका स्वागत है। आज हम चुनावी मौसम में राजनीति के बदलते हथकंडों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जैसे ही किसी राज्य में चुनाव का सीजन आता है तो तरह तरह के हथकंडे शुरू हो जाते हैं। इन्हीं में से एक तरीका किताबबाज राजनीति का भी होता है। इन चुनाव के वक्त ऐसी किताबें आने लगती हैं जिनमें राजनीतिक दल, विचार, नीति या नेताओं को लेकर विवादित बातें लिखी जाती हैं। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव होना है और चुनाव से पहले 2 महीने में 3 किताबें आ चुकी हैं। एक किताब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या के फैसले पर लिखी और हिंदुत्व को जिहादी आतंकवाद के बराबर बताने की कोशिश की। एक किताब मनीष तिवारी ने लिखी है जो कांग्रेस की सरकार की नीतियों और नीयत पर सवाल उठाती है, कांग्रेस की नीति और नेताओं पर पाकिस्तान परस्ती के सवाल खड़े करती है। और आज एक नई किताब भी सामने आई है, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की किताब। इस समाजवादी किताब में राजनीति के उस पार की बात की गई है। किताब किसी ने पढ़ी नहीं है, कोई विवाद निकल के भी नहीं अभी आ सकता, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके मनीष तिवारी की किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसे लेकर दिल्ली से पंजाब तक की पॉलिटिक्स में चर्चा परिचर्चा, सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि मनीष तिवारी ने कांग्रेस की सरकार की देशभक्ति और निष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने जो पॉइंट्स जिसमें लिखे हैं वो लिखे हैं कि देखिए, जो किताब का नाम है वो है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स। किताब का नाम है, ये ऊपर जो लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन द इंपैक्टेड इंडिया, इस नाम की किताब है। इसमें मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसे बेरहमी से सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल करने में कोई गुरेज नहीं है, उसके लिए संयम ताकत का प्रतीक नहीं है, उसे कमजोरी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक समय आता है जब किए गए काम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। 26/11 एक ऐसा ही समय था जब वो किया जाना चाहिए था। इसलिए मेरा यह मानना है कि भारत को 9/11 जैसे हमले के बाद एक त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह मनीष तिवारी की किताब के चुनिंदा अंश में लिखी हुई है, यानी कि 26/11 जिस वक्त हुआ उसके बाद त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो खुद मनीष तिवारी ने यह ट्वीट किया है। किताब का विमोचन अभी बाकी है, लेकिन इस किताब में मनीष तिवारी ने जो लिखा है उसे लेकर बीजेपी को कांग्रेस नेतृत्व पर राजनीतिक हमला करने का मौका मिल गया। पंजाब में जब सिर पर चुनाव हो तो बीजेपी ये सवाल आसानी से उठा सकती है कि एक उनकी सरकार है जिसने उरी और पठानकोट के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक कर डाली थी, और एक यूपी की सरकार थी जिसने 26/11 जैसे भयानक आतंकवादी हमले के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है। हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिडंट मेक यूज ऑफ इट। हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। मुंबई हमले के 13 साल बाद आज अगर मुंबई हमले को लेकर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे नेता की ओर से जो खुद यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, तो कांग्रेस के लिए उसका जवाब देना आसान नहीं है। मनीष तिवारी जी की पुस्तक मार्केट में जब आए, जब हम पढ़ें किस संदर्भ में क्या कहा गया, तब उस पर कोई चर्चा हो। अभी चर्चा करना असामयिक होगा, अनुचित होगा। पहले किताब आने दीजिए, फिर बात करेंगे। कांग्रेस भले मनीष तिवारी की किताब पर टिप्पणी करने से बच रही हो, लेकिन बीजेपी इस किताब के जरिए सुलगाई गई सियासत की आंच पंजाब तक ले जाना चाहती है। इसलिए यूपीए और सोनिया गांधी से होते हुए बीजेपी के सवाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तक पहुंच जाते हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी हम पराए हैं? जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिस कर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? पाकिस्तान की हालत यह है कि हमारे बीएसएफ उनको मुकाबला करने में काफी है। तो जिन देश को बीएसएफ मुकाबला करने में काफी है, 26/11 की समय उनके खिलाफ और क्या करना जरूरी था, ये मैं हमारे ज्ञानी पंडित कद्दावर नेता जरूर कहेंगे, और वो हमारे पार्टी के नेता है। आज इतने दिन बाद उनको होश आए हैं कि ये कहने के सही समय है। मनीष तिवारी की इस किताब के जरिए बीजेपी अब कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त नीतियों वाली पार्टी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सवाल पंजाब का है। पंजाब में कांग्रेस की राजनीति का है और पाकिस्तान की सरहद से लगने वाले सूबे में आतंक परस्ती का मुद्दा बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगा। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंबई का हमला, दिल्ली पर सवाल और पंजाब की सियासत, यह है मनीष तिवारी की किताब का मतलब। वैसे पंजाब की राजनीति की चर्चा हो रही है तो एक और खबर गौर करने वाली है। पंजाब में इस बार के चुनाव में मुफ्त वाली राजनीति की खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी देकर सत्ता पर बरकरार आम आदमी पार्टी इसी फॉर्मूले पर पंजाब की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। अरविंद केजरीवाल तरह तरह की मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। पीछे से कांग्रेस पार्टी के सीएम चन्नी भी मुफ्त योजनाओं का ऐलान करते जा रहे हैं। मजबूरी में अकाली दल भी मुफ्त बिजली वाले वायदे करने लगा है। कांग्रेस कहती है कि जीते तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अकाली दल कहता है कि वो 400 यूनिट फ्री बिजली देगी। केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देंगे। पंजाब में सीएम चन्नी ने रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा सुविधा, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने दी हुई है, वैसी शुरू करने का वायदा किया है। केजरीवाल हर बालिग महिला को 1000 रुपए महीना देने का वायदा करते हैं। वही अकाली दल ब्लू कार्ड होल्डर महिलाओं को 2000 रुपए महीने का ऐलान कर चुका है। केजरीवाल के लिए तो मान भी लिया जाए कि दिल्ली में जिस उपाय से कुर्सी पर काबिज हुआ है उसे पंजाब में दोहराना वो चाहते हैं, लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी तो वहीं के रहने वाले हैं। राज्य के खजाने की दुर्दशा भी समझ रहे हैं और फिर भी मुफ्त बिजली और बस राइड जैसी मुफ्त सेवाओं का ऐलान किए जा रहे हैं, जबकि उन लोगों को भी पता है या फिर पता होगा कि पंजाब में 18 साल से बड़ी करीब 1 करोड़ महिलाएं हैं और सबको 1000 रुपए महीने दिए जाते हैं। तो 1000 करोड़ रुपए महीने यानी सालाना 12,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर वायदे के मुताबिक बिजली भी मुफ्त दी जाए तो करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा हर महीने की जरूरत होगी, और यह सब उस पंजाब में होगा जिसकी कुल आमदनी ही 72,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास है। इसमें से वेतन, पेंशन जैसे जरूरी खर्च में ही 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऊपर से पंजाब के ऊपर 2.88 लाख करोड़ के कर्ज का बोझ भी है। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूं, चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये 2 माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। और पैसा आ जाएगा, इसलिए केजरीवाल के मुताबिक इसे मुफ्त में बांट भी देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा की योजना है। लेकिन आपको इस सोशल सिक्योरिटी और मुफ्त वाला लालच देकर वोट पाने की चाल में फर्क जरूर समझना चाहिए, क्योंकि भारत के चुनावी इतिहास में ये मुफ्त वाली वोट पॉलिटिक्स सिर्फ केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, ये काफी पहले से होती चली आ रही है। देश भर के राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त में टीवी, मिक्सर से लेकर साड़ी, धोती तक और लैपटॉप, मोबाइल रिचार्ज से लेकर के अनाज, इलाज, बिजली, पानी और यात्रा तीर्थाटन तक की सेवा दी जाती है और दी जाती रही है। दक्षिण भारत के राज्यों से चर्चा में आई ये मुफ्त वाली सेवा, सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली की आम आदमी पार्टी को इससे मिला। दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, पानी और यात्रा तीर्थाटन जैसी सुविधाएं दी हैं।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में तो जब आपकी सरकार बनेगी आप देंगे, दिल्ली में 7 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्या दिल्ली की महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है? आपने अभी तक दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना क्यों नहीं देना शुरू किया? दिल्ली की महिलाओं से जो आपने वादे किए थे कि हर बस में मार्शल होगा, हर मोहल्ले में मार्शल होगा, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगेंगे, मेट्रो में फ्री सफर होगा, उन वादों का क्या हुआ? दिल्ली की महिलाएं जवाब पूछ रही हैं आपसे। सो पंजाब की महिलाओं को ठगने से पहले आप दिल्ली की महिलाओं से किए हुए वादों का हिसाब दें। केजरीवाल की माने तो दिल्ली के लोग इन सुविधाओं से खुश भी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मुफ्त में मुहैया करा जाता है वो दरअसल बिल्कुल भी मुफ्त नहीं होता है। वो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है जो देश के लिए ही खर्च होना चाहिए। लेकिन इस मुफ्त के चक्कर में सरकार के खजाने का क्या हाल होता है, इसकी कुछ झलकियां देख लीजिए। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त पानी देती है। नतीजा यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को 2015-16 में 220 करोड़ रुपए, 2016-17 में 516 करोड़ रुपए, 2018-19 में 663 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केजरीवाल सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देती है। नतीजा है कि डीटीसी 2015 के बाद से ही 1000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली देती है। नतीजा यह है कि दिल्ली के पावर सेक्टर का रेगुलेटरी एसेट 2014-15 के 11,406 करोड़ से घटकर 2018-19 में 8,377 करोड़ रुपए हो चुका था। और यह नुकसान किसका होता है? सरकार के खजाने का होता है। और इस खजाने का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? राष्ट्र निर्माण में, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने में। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाएं चलाता है तो उसका लाभ उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पहले मिलता है, असली हकदार को आखिर में या फिर नहीं भी मिलता। भारत में मुफ्त वाली राजनीति के कई और नुकसान भी हैं, जैसे अगर मतदाता को मुफ्तखोरी की आदत लग जाती है, वो अपने वोट की कीमत का आकलन मुफ्त में मिलने वाली चीजों या सुविधाओं से करने लगता है और गैर जिम्मेदार हो जाता है। फ्रीबीज फिर राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी बनता जाता है। कभी खत्म नहीं होने वाला एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि हर दल दूसरे से बढ़कर मुफ्त योजनाओं का वायदा करने लगता है। मुफ्त की योजनाओं पर जो खर्च होता है वो टैक्स पेयर्स के पैसे का समुचित उपयोग नहीं होता, बल्कि उसके पीछे वोट पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। खासकर किसी विशेष राजनीतिक दल की योजना का लाभ देश के आम गरीब, लाचार और जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचार के मौके बढ़ जाते हैं, फायदा बिचौली ले जाते हैं। मुफ्त की योजनाएं अक्सर सत्ता के लालच में बनती हैं। इसका खमियाजा राज्य के खजाने को उठाना पड़ता है और आने वाली सरकार उसका अंजाम भुगतती है। मिसाल के तौर पर अगर यूपी की बात करें तो पिछली बार अखिलेश यादव ने यूपी में मुफ्त लैपटॉप बांटना शुरू किया था। 900 करोड़ रुपए के लैपटॉप खरीद लिए गए थे, कुछ तो बट भी नहीं पाए थे। लेकिन देश की जनता के टैक्स से मिले 900 करोड़ रुपए वोट बैंक बनाने में खर्च कर दिए। सियासत की चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब आपको फायदे की बात बताते हैं। आज आपको कोई भी जानकारी ऐसी चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? गूगल पर सर्च कर लेते हैं। ये हेलो गूगल कह के सर्च करने वाली आदत तब मुश्किल खड़े करने लगी। जी हाँ, गूगल जैसे सर्च इंजन पर आपकी इसी निर्भरता का फायदा साइबर ठगों ने उठाया है। खासकर बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी सेवाओं को लेकर इन दोनों फर्जीवाड़ों के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उनमें एक बड़ा कारण कस्टमर केयर नंबर की पड़ताल और इस्तेमाल है। आप जैसे ही सर्च इंजन पर कस्टमर केयर नंबर तलाशते हैं तो सबसे ऊपर वैसे नंबर दिखते हैं जो असली नहीं है और उस नंबर पर बात करते ही आपके फर्जीवाड़े के चक्कर में फंसने का चांस बढ़ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपने 40 करोड़ ग्राहकों को चेतावनी भी दी है कि एंटरटेनमेंट पर एसबीआई के कस्टमर केयर के नाम से जो नंबर दर्ज है वो फर्जी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इंटरनेट पर सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हुए कैसे लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं और आपको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल इंडिया में सब कुछ इंसान की मुट्ठी में है। कोई भी जानकारी चंद सेकंड के अंदर इंटरनेट से निकाली जा सकती है और इसी आदत का फायदा साइबर लुटेरे उठाने लगे हैं। हर दिन लोग ठगे जा रहे हैं क्योंकि साइबर चोर भारत की बड़ी बैंकों के गलत कस्टमर केयर नंबर फर्जी वेबसाइट बनाकर डाल रहे हैं और इन वेबसाइट को एडवर्टाइज करके बढ़ा रहे हैं।
ऐसे में जब कोई गूगल पर किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उन्हें सबसे ऊपर यही फर्जी नंबर मिल रहे हैं। साइबर ठगों के एक शिकार सभाजीत भी हैं। डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए इन्होंने कस्टमर केयर का नंबर तलाशा और उस नंबर पर संपर्क करते ही ये साइबर ठगों के चंगुल में फंस गए। साइबर चोरों ने इनके 16,000 रुपए उड़ा लिए। सर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला। उसके बाद हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। उसके बाद वो जैसे जैसे बोलते गया, वो कब मेरा पैसा 16,000 रुपए काट लिया मेरे को पता नहीं लगा। साइबर ठगों की इन्हीं शातिर चाल से सतर्क करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने 40 करोड़ ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज नंबर के इस्तेमाल की ही सलाह दी थी। मेरे ख्याल से लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गूगल पे आप जो भी सर्च करते हो उस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। पहले वेरीफाई करें कि नंबर दिया कहाँ है, क्या उनकी वेबसाइट पर है, HTTPS वेबसाइट पर है, या कोई भी वेबसाइट किसी ने लुक अलाइक बना दी उस पर है। फेसबुक पर दिए गए नंबर, ट्विटर पर दिए गए नंबर, इंस्टाग्राम पर दिए गए नंबर पर भरोसा ना करें। उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑथेंटिक HTTPS वेबसाइट है उसी पर यदि कोई कस्टमर केयर का नंबर हो तभी उसको डायल करें, अदरवाइज ना करें। साइबर ठग अपने ज्यादातर शिकार उन्हीं लोगों को बनाते हैं जो सर्च इंजन पर मौजूद जानकारियों पर भरोसा कर लेते हैं। भारत में 99% से भी अधिक लोग सर्च इंजन के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी वेबसाइट या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहते हैं हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करें। संबंधित कंपनी या विभाग के बारे में पूरी जानकारी जुटाने और तसल्ली के बाद ही किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करें। मदद के दौरान अगर कोई व्यक्ति आपको फोन पर किसी भी प्रकार का लिंक भेजता हो तो उसे हरगिज न खोलें और न ही किसी भी प्रकार का नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। अगर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो शिकायत तत्काल साइबर सेल और संबंधित थाने में दर्ज कराएं। इसके अलावा अगर पैसों के लेन देन से जुड़ा कोई मामला है और किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना जरूरी है तो क्या सावधानी बरतनी है ये भी जान लीजिए। किसी भी चीज पर ज्यादा निर्भरता ना सिर्फ आपको उसका आदी बनाती है बल्कि उसके नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। गूगल के सिलसिले में भी अब ऐसा ही हो रहा है, जहां पर गूगल पर आपकी निर्भरता का साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं और आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि गूगल पे मिली हर जानकारी को पहले वेरीफाई करें, उसके बाद आप उसका उपयोग करें। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। आप देख रहे हैं देश हित, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। जब जमीन के रास्ते मौत मिले तो आतंकी नदी नाले की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी संगठनों के आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ के दौरान एक एक कर मारे जा रहे हैं। ऐसे में आतंक के आका अपने लाडलों को LOC और बॉर्डर पर जमीन के रास्ते नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि मारे जाने का डर है। तो अब इन्होंने घुसपैठ का नाला प्लान बनाया है। क्या है ये नाला प्लान और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नई साजिश में पाकिस्तानी सेना और ISI की भूमिका क्या है? इस बड़ी साजिश पर देखिए जी मीडिया का बड़ा खुलासा। ये खुलासा जम्मू और कश्मीर में पानी के रास्ते आतंकी घुसपैठ से जुड़ा है, लेकिन हम खुलासे से पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभ्यास का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का आतंकी घुसपैठ से क्या संबंध है। जब समंदर, नदी या नालों को रास्ता बनाकर आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को इस सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो दिखाना जरूरी है। जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादियों को वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग देकर भारत भेजने की साजिश रचेगी तो उसे सबक सिखाने के लिए ये वीडियो दिखाना जरूरी है। गुजरात के कच्छ में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय नेवी और सशस्त्र बलों ने 4 दिनों तक साझा अभ्यास किया। इस अभ्यास का मकसद यही था कि कैसे जल और जमीन से होने वाली घुसपैठ रोकी जाए, कैसे जरूरत पड़ने पर एक साथ सभी फोर्स मिलकर ऑपरेशन करें। अब बात करते हैं खुलासे की।
भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने नदी और नाले का प्लान बनाया है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की सेना लश्कर समेत कई आतंकी गुटों को वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि समंदर हो या फिर नदी हो या फिर छोटे मोटे नाले के जरिए घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकवादी भारत पाकिस्तान बॉर्डर और LOC पर बने नालों की रेकी कर रहे हैं। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर सेना की कड़ी सख्ती के चलते घुसपैठ कर रहे आतंकियों को मार गिराया जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकियों की संख्या घटती जा रही है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान इससे परेशान है और ऐसे में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे नदी और नाले के इलाकों की रेकी कराई जा रही है, जिससे पानी के जरिए आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जा सके। आतंकी अब नए नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं, वो अब नदी नालों की रेकी कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि LOC के पास स्थित कृष्णा घाटी में और पुंछ के जो नदी नाले हैं वहां से आतंकी अब इन नदी नालों के माध्यम से भारत में घुसपैठ करने की साजिशें रच रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें कि नदी नालों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से घुसपैठ की जाए, समुद्र के अंदर किस तरीके से कोई कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इस तरीके की अंडर वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी अब पाकिस्तान आतंकियों को दे रहा है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक LOC के नजदीक कृष्णा घाटी और पूंछ के इलाकों के पास स्थित नालों के जरिए आतंकी घुसपैठ की कोशिश पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास नदियों के अलावा 13 छोटे नाले हैं, जहां से आतंकी घुसपैठ का ज्यादा खतरा है। यही वजह है कि BSF और दूसरे सुरक्षा बल इन इलाकों में पहले से ज्यादा अलर्ट हैं। इस तरीके की जो प्रयास हैं पाकिस्तान की तरफ से पहले भी किए जाते रहे हैं। पहले भी वो नदी नालों के माध्यम से उसकी रेकी करके उसके माध्यम से भी घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है और इस तरह की कोशिश यदि आगे भी पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि उसको उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती और ऐसे जो भी आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करेंगे जाहिर है कि वो ढेर कर दिए जाएंगे, वो नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के दौरान भी कसाब समेत लश्कर के 10 आतंकवादियों ने पाकिस्तानी नेवी की मदद से समंदर के रास्ते घुसपैठ की थी। हालांकि इसके बाद से भारतीय नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र पर लगातार नजर रख रहे हैं। वहीं अब इस साजिश के जरिए आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर सेना या सुरक्षा बलों पर हमले को अंजाम देना चाहते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर अब हम दूसरा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऐसे आतंकवादियों की सूची सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है जो कश्मीर में मौजूद हैं और बड़े आतंकी हमले की कोशिश में। इन आतंकियों की संख्या कितनी है, ये आतंकी किन किन आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और इस समय ये कहां छिपे हैं, ये सब बताएंगे आपको। और इस खुलासे से पहले जी मीडिया हाफिज सईद और मसूद अजहर को सिर्फ इतना कहना चाहता है कि लिस्ट तैयार है, बस अब एनकाउंटर का इंतजार। हाफिज सईद और मसूद अजहर ये दोनों पाकिस्तान के 2 अनमोल रतन हैं और यही दोनों भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकी वारदातों में शामिल आतंकवादियों की जो लिस्ट तैयार की है उसमें हाफिज और मसूद के संगठन के आतंकी हैं। खुफिया एजेंसियों की लिस्ट के मुताबिक कश्मीर में 38 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं। इनमें से 27 हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं और 11 आतंकी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा खतरा हाफिज मसूद के उन 38 लाडले आतंकियों से है और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बिल में छिपे उन 38 आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। लिस्ट के मुताबिक इनमें से 4 आतंकी श्रीनगर, 3 आतंकी कुलगाम, 10 पुलवामा, 10 बारामूला और 11 आतंकी कश्मीर के अन्य इलाकों में छिपे हो सकते हैं।
तकरीबन 38 ऐसे आतंकी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कश्मीर घाटी में हैं जो अशांति फैलाना चाहते हैं, और आईएसआई के निर्देशों के द्वारा और स्लीपर सेल, खासकर स्लीपर सेल और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो बिल्कुल ऐसे लगता है जो आवाम और बिल्कुल ही मासूम लगते हैं, लेकिन उनकी सोच आतंकी होती है। यही कारण है क्योंकि इनको वो पनाह देते हैं, ये जो पनाह उन्हें मिलती है जिसके कारण वो कश्मीर घाटी के अंदर अशांति फैला सकते हैं। 3 दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि पीओके में अलबदर के 5 आतंकी घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। ऐसे दुस्साहसी आतंकियों को हम आंकड़े के जरिए सुधर जाने की नसीहत देना चाहते हैं। 2021 में अब तक कश्मीर में 160 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 135 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। इस दौरान 38 जवान भी शहीद हुए हैं। यानी हमारा एक जवान शहीद हुआ तो हमने 4 आतंकवादी मार गिराए। दुनिया कहती है कि इन आतंकियों को आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार से मदद मिलती है। इसलिए आतंकिस्तान को हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की दी गई चेतावनी को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहता है, लेकिन बहनों भाइयों कर नहीं पाएगा। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत से कमजोर भारत नहीं है। पाकिस्तान का यही एकमात्र इलाज है, और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का अड्डा कहां कहां है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को हम अपना पराक्रम दिखा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में चाहे आम लोगों पर हमला हो या फिर सुरक्षा बलों पर अटैक करना हो, ऐसे हमलों के निर्देश पाकिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आए आतंकियों की भर्ती से लेकर के आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। और ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में मौजूद 38 पाकिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है। सुरक्षा एजेंसियों के इस लिस्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर के फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद इन 38 पाकिस्तानी आतंकियों को खत्म किया जाए। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। 100 दिन का समय किसी देश के इतिहास में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बीते 100 दिनों में अफगानिस्तान ने 20 साल का सफर तय किया है, लेकिन रिवर्स किया है। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता संभाले 100 दिन पूरे हो गए हैं, और इस दौरान अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद और चरमपंथ के जाल में फंस गया है। विकास और शांति की राह पर चल रहा अफगानिस्तान दोबारा कट्टरता की अंधेरी सुरंग में धंसता जा रहा है। सवाल है कि अगर तालिबान के 100 दिनों का ट्रेलर ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी? अफगानिस्तान में तालिबान के 100 दिन पूरे, आतंक और अत्याचार के 100 दिन। 100 दिन में 20 साल पीछे अफगानिस्तान। 100 दिन में कुदरत का एक मौसम बदलता है, लेकिन 100 दिन में अफगानिस्तान का भाग्य ही बदल गया। लेकिन यह बदलाव अशुभ था, अमंगल था, जिसने अफगानिस्तान को आतंक के अंधेरे में ढकेल दिया। जब भी अफगानिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो 15 अगस्त 2021 की तारीख जरूर दर्ज होगी, क्योंकि इसी दिन अफगानिस्तान को दोबारा तालिबान का ग्रहण लगा। अमेरिका की नाक के नीचे तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट दिया। तालिबान ने तत्कालीन अशरफ गनी सरकार को 2 हफ्ते के अंदर सत्ता से हटा दिया। अशरफ गनी जान बचाकर देश से भाग गए। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान के हथियार बंद आतंकवादी घुस गए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही देश में दहशत फैल गई। लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने लगे। काबुल में भयंकर अफरा तफरी थी। एयरपोर्ट पर हजारों लोग जमा थे
जो किसी भी कीमत पर तालिबानी हुकूमत के अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। लोग एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़ गए। हालात इतने खराब थे कि लोग उड़ान भरते विमानों में लटक कर भी भागना चाहते थे। तालिबान अफगानिस्तान में फिर से आतंकवाद का परचम लहराना चाहता था, इसीलिए उसने देश का राष्ट्रीय झंडा भी बदल दिया। ध्वज के साथ अफगानिस्तान के प्रति दुनिया की धारणा भी बदलने लगी। जिस तरह के कोई भी तालिब हो, जिसकी जो मर्जी हो, जिसे जो लगे कि शरिया के खिलाफ जा रहा है, वो अपना वहीं पे उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। औरतों को, माइनॉरिटीज को, जो इनके खिलाफ कुछ बोले, या जो पिछली सरकार के लोग थे उनको ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। डर इतना है, आधी जनता में तो इतना डर है, आधी जनता जो कि विमेन और बच्चियां हैं, उनमें इतना डर है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। सड़कों पर हथियारबंद आतंकवादी घूमने लगे। उनकी मर्जी के बिना काबुल में एक पत्ता नहीं हिल सकता था। ये आतंकी आम नागरिकों पर फायरिंग करने से भी परहेज नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान के आतंक राज के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों में गुस्से की चिंगारी भड़कने लगी। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। हाथों में पोस्टर और जुबान पर बगावत के नारे लिए अफगान महिलाओं ने तालिबान को चुनौती दी। इसी बीच अगस्त के अंत में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट गई। लेकिन उससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन आईएस ने आत्मघाती बम ब्लास्ट किया, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। अमेरिका के लौटने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा को सरकार का मुखिया बनाया गया। अखुंदजादा ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान की हुकूमत शरिया के मुताबिक चलेगी। तालिबानी आतंकियों ने अफगान लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। महिलाओं पर तालिबान ने तरह तरह की पाबंदियां थोप दी। उनके अधिकार खत्म हो गए। ये तस्वीर देखिए, जहां अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में पर्दे में पढ़ाई हो रही है। अफगानिस्तान की महिलाओं ने तालिबान के दमन के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अमेरिका के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान पहला ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया जिसके पास अपनी सेना ही नहीं बल्कि वायु सेना भी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान आर्मी को जो हथियार और लड़ाकू विमान दिए थे, उन पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। उनके फौजी बेड़े में टैंकर से लेकर एयरक्राफ्ट तक मौजूद हैं। हाल ही में तालिबानी आतंकवादियों ने काबुल में हथियारों के साथ परेड की और इस बहाने दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तालिबान की इस परेड में बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर तक शामिल थे। ये सारे हथियार कभी अफगानिस्तान की सेना के पास हुआ करते थे, लेकिन अब तालिबान के जखीरे में मौजूद हैं। तालिबान के आतंकियों के लिए ये हथियार खिलौने की तरह हैं। शायद इसीलिए ये आतंकी हथियारों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। एक आतंकवादी संगठन अगर इस हैसियत में पहुंचा कि वह अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर सके, तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा संरक्षक और मददगार है। पाकिस्तानी पीएम और वहां के विदेश मंत्री तालिबान का खुलेआम समर्थन करते हैं। परंतु पाकिस्तान जो है ये अपने को चैंपियन दिखा रहा है तालिबान का दुनिया में, और ये तालिबान से पाकिस्तान एक्चुअली डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ तो तालिबान को दिखा रहा है, देखो मैं तुम्हें दुनिया के सामने ला करके एक अच्छा चेहरा तुम्हारा दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान से अपना फायदा भी उठा रहा है, और इस मदद के बदले में अब तालिबान से पाकिस्तान ने अपने जो सपोर्टर तालिब हैं या हक्कानी नेटवर्क है, उनको ऊंचे ऊंचे ओहदों और मेन पोजीशंस पे अफगानिस्तान की सरकार में बिठा दिया है। ये तालिबानी शासन के 100 दिनों का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तालिबान ने खुद को नहीं बदला है। अब देखना यह है कि वो अफगानिस्तान को कितना बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। 100 दिन अत्याचार के, 100 दिन आतंक के और आगे की राह में भी अंधेरा ही।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.